सो वी विल स्टडी अबाउट इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। कल मैंने बता दिया था इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालते कैसे। अब इसके ऊपर एक केस देखते हैं, काफी इंटरेस्टिंग केस है, सब लोग ध्यान से देखेंगे। ये हमारे पास एक वर्टिकल वॉल है, और ये एक हॉरिजॉन्टल फ्लोर है। इसमें हमारे पास एक यूनिफॉर्म रॉड है, ए बी। इस यूनिफॉर्म रॉड ए बी का जो एंड ए है उसकी स्पीड वी ए है, जो एंड बी है इसकी स्पीड वी बी है, और ये एंगल थीटा है। हमें ये पता करना है कि बी ए बी बी का रेशियो कितना होगा, बी ए अपॉन बी बी, दिस रेशियो वी हैव टू फाइंड। अब इसके लिए हम क्या करेंगे कि जैसे हमने यूनिफॉर्म रॉड है, इसकी लेंथ मान ली एल है, ये डिस्टेंस मान लिया एक्स है, ये डिस्टेंस मान लिया वाई है। तो पाइथागोरस से हम लिख सकते हैं एल स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर होता है। तो अब यहाँ पे इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट करेंगे टाइम के रिस्पेक्ट में, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो एल स्क्वायर कॉन्स्टेंट है, एल हमारी रॉड की लेंथ है, तो यूनिफॉर्म रॉड की जो लेंथ है वो तो बदलेगी नहीं, ए एंड आगे जाने से बी एंड नीचे आने से रॉड की लेंथ में चेंज आएगा या कांस्टेंट रहेगी। तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जीरो होता है, तो एल स्क्वायर का तो डिफरेंशिएशन हमारा जीरो हो गया। एक्स स्क्वायर का करेंगे बच्चे लोग, तो 2x dx बाई डी टी, क्योंकि डिफरेंशिएशन टी के रिस्पेक्ट में करा जा रहा है। ऐसे ही वाई स्क्वायर का करेंगे तो 2y डी वाई अपॉन डी टी। अब इसमें 2 कॉमन आकर के जीरो में चला गया, तो इसका मतलब ये हुआ कि x डी एक्स बाई डी टी प्लस वाई डी वाई बाई डी टी इज इक्वल टू जीरो। अब हम देखें तो डी एक्स बाई डी टी ए एन की स्पीड है, तो ए एन की स्पीड हमने बी ए मानी है, तो डी एक्स बाई डी टी को हम क्या लिखेंगे, बी ए, और ये प्लस में लिखेंगे क्योंकि x हमारा इंक्रीज हो रहा है ना। डी वाई बाई डी टी हमारी बी एन की वेलोसिटी है, और इसको हम माइनस में लिखेंगे क्योंकि मोशन के साथ y डिक्रीज हो रहा है। तो डी वाई बाई डी टी कितना हो गया, माइनस बी बी, ये हमने यहाँ पे पुट कर दिया। तो एक्स बी ए माइनस वाई बी बी इक्वल टू जीरो, यानी कि एक्स बी ए इक्वल टू वाई बी बी, तो बी ए अपॉन बी बी इज इक्वल टू वाई अपॉन एक्स, है ना। अब आप देखें ट्राइंगल से वाई अपॉन एक्स, ये टेन थीटा हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस ये क्या होता है, टेन थीटा। तो इसका मतलब बी ए अपॉन बी बी इज इक्वल टू टेन थीटा। यही निकालना था हमें, ए एन की स्पीड और बी एन की स्पीड का रेशियो हम कैलकुलेट करना चाह रहे थे, वो किसके बराबर आ गया, थीटा। अब इसमें हमने देखा कि थीटा की वैल्यू अगर 45 डिग्री हो जाती है, थीटा कितना हो 45, तो टेन 45 की वैल्यू 1 होती है, तो बी ए बी बी इक्वल हो जाएंगे, बी ए विल बी इक्वल टू बी बी। अगर हमने कहा कि थीटा की वैल्यू 45 से कम है, लेस देन 45 है, तो टेन थीटा की वैल्यू 1 से कम आएगी, तो उस केस में बी ए अपॉन बी बी रेशो 1 से कम आएगा, इसका मतलब बी ए लेस देन बी बी होगा। अगर थीटा ग्रेटर देन 45 डिग्री आता है,
तो फिर टेन थीटा 1 से बड़ा होगा, तब बी ए बी बी से बड़ा आ जाएगा। तो ये हमारे पास तीन कंडीशंस आ जाती हैं कि रॉड जैसे रखी हुई है वर्टिकल वॉल और हॉरिजॉन्टल फ्लोर पे, तो अगर जो हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल बन रहा है वो 45 बने, तो फिर तो बी ए बी बी इक्वल होते हैं। 45 से कम बनेगा तो बी ए लेस देन बी बी, और अगर 45 से ज़्यादा बनेगा तो कुछ भी समझ में नहीं आया, बोलिए सब जाने, है ना। ये भी हमारा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का केस है। बनाइए इसको। ये एक मेथड हुआ इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का कि बी ए बी बी का रेशो कितना है। अब इसको सॉल्व करने का दूसरा मेथड क्या होता है, मैं वो बता रहा हूँ आपको। हम ऑलिटर मेथड की बात कर रहे हैं। ऑलिटर मतलब ऑल्टरनेटिव मेथड। तो अब इसमें देखिए कि जैसे मैंने क्या करा कि ये बी ए है, इसका कॉम्पोनेंट लिया अलोंग द लेंथ ऑफ द रॉड, ये कॉम्पोनेंट आएगा बी ए कॉस थीटा। अब मैंने कहा ये एंगल थीटा है, ये 90 है, तो ये एंगल कितना होगा, तो बी बी का इस तरफ को कॉम्पोनेंट लिया, ये होगा बी बी कॉस 90 माइनस थीटा। कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है, तो ये हो गया बी बी साइन थीटा। तो हमने सिंपल काम करा है कि जो ए और बी एंड्स है उन दोनों की वेलोसिटी के कंपोनेंट लेंथ ऑफ द रॉड के अलोंग निकालनी है। अब ये बात कंफर्म है कि रॉड की लेंथ कांस्टेंट है, रॉड की लेंथ कैसी है, कांस्टेंट। तो फिर जो बी ए कॉस थीटा है और बी बी साइन थीटा है, ये अलग अलग होंगे या सेम होंगे, ये सेम होंगे, ये बात कंपलसरी है। क्योंकि अगर बी ए कॉस थीटा बी बी साइन थीटा से बड़ा हो गया तो फिर तो लेंथ रॉड की बढ़ने लगेगी। भाई ये वाला एन तेज चले, ये वाला धीमे चले तो लेंथ विल इंक्रीज, और ये तेज चले ये धीमा चले तो लेंथ विल डिक्रीज। अब लेंथ ना तो इंक्रीज हो रही है ना डिक्रीज हो रही है, इसका मतलब ये निकला कि बी ए कॉस थीटा should be equal to bb sin theta. So we directly get ba upon bb equal to sin theta, है ना। तो आगे से इस तरह की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम वो लंबा वाला मेथड यूज नहीं करेंगे। हमारे पास ये शॉर्ट ट्रिक आ गई कि हम दोनों एंड्स की वेलोसिटी कंपोनेंट निकालेंगे लेंथ के अलोंग और उनको इक्वल पुट कर देंगे। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू। अब जैसे मान लीजिए ये हमारे पास सिचुएशन ले ली जाती है, हमने वर्टिकल वॉल की जगह इंक्लाइन वॉल ले ली है और ये यूनिफॉर्म रॉड है। हमें बी ए अपॉन बी बी फिर से पता करना है। तो हम सिंपल काम करेंगे, ये अल्फा तो ये भी अल्फा, तो बी ए का इधर वाला कॉम्पोनेंट बी ए कॉस अल्फा, बी बी का इधर वाला बी बी कॉस बीटा, तो ये दोनों इक्वल रख देंगे। तो बी ए अपॉन बी बी कितना आ गया, कॉस बीटा अपॉन कॉस अल्फा। तो नाउ वी विल नॉट गो टू द लॉन्गर मेथड, ये शॉर्ट ट्रिक है, इस तरीके से हमें स्पीड्स का रेशियो कैलकुलेट करना बहुत ईजी पड़ेगा। क्लियर है सबको, ड्रॉ दिस।
हो गया बच्चों? अब हम देखते हैं इसमें, मान लीजिए ये सिचुएशन दे रखी है आपको। ये अरेंजमेंट देखा है, दो ब्लॉक्स हैं, स्ट्रिंग से कनेक्टेड हैं, और ए ब्लॉक चल रहा है बी ए स्पीड से, बी ब्लॉक चल रहा है बी बी स्पीड से, और इस केस में ये एंगल थीटा है। फिर से हम क्या पता करना चाह रहे हैं? बी ए अपॉन बी बी। तो फिर हम कॉन्सेप्ट लगाएंगे कि यहाँ पे जो स्ट्रिंग होती है इनएक्सटेंसिबल होती है। इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग, इनएक्सटेंसिबल मतलब इसकी लेंथ जो है वो बढ़ नहीं सकती है। तो फिर हम क्या करेंगे कि बी ए का कॉम्पोनेंट निकालेंगे इस तरफ को, ये हो गया बी ए कॉसेटा, और बी भी पूरा का पूरा इसी तरफ को है। तो इस वाले एंड की स्ट्रिंग की इस वाले एंड की स्पीड तो हो गई बी बी, और इस वाले एंड की लेंथ के अलोंग बी ए कॉसेटा। तो बी ए कॉसेटा और बी बी को क्या रख देंगे? इक्वल है बच्चों। अगर हम बी ए कॉस से बड़ा होगा तो स्ट्रिंग की लेंथ बढ़ने लगेगी, तो स्ट्रिंग की लेंथ तो कांस्टेंट है, तो ये कंपलसरी है कि बी किसके बराबर होना चाहिए? बी ए कॉस तो बी ए अपॉन बी सेक थीटा आ जाता है ना। तो ये कॉन्सेप्ट हम स्ट्रिंग में भी लगा सकते हैं। जो भी पुलिस सिस्टम्स होते हैं उन सब में जो स्ट्रिंग्स दे रखी होती हैं वो इनएक्सटेंसिबल होती हैं। तो आप वेलोसिटी कंपोनेंट्स निकालो अलॉन्ग द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, और उनको इक्वल पुट करके स्पीड का रेशियो निकाल लो। अब मान लो इस तरह की सिचुएशन है,
ये हमें पुलिस सिस्टम दे रखा है, दो पुलिस है, ब्लॉक कनेक्टेड है, पी और क्यू एंड्स है। इसमें ये बोल रखा है एंड्स पी एंड क्यू आर पुल्ड डाउन with same speed u. Let's find speed of block. P और Q दोनों एंड्स को हम नीचे की तरफ सेम स्पीड u से खींच रहे हैं, तो ब्लॉक किधर जाएगा? ऊपर। तो ब्लॉक ऊपर की तरफ कितनी स्पीड से जाएगा ये हमें पता करना है। तो इन दोनों की स्पीड नीचे की तरफ u है, ब्लॉक की तरफ को स्पीड हमने b मान ली है ना। अब फिर हमने वही कॉन्सेप्ट लिया कि ये स्ट्रिंग जो है इनएक्सटेंसिबल है, तो हमने इस v का कंपोनेंट इस तरफ को निकाल दिया, v cos थीटा, और इस एंड की स्पीड पूरी u ही है, तो ये पूरी स्ट्रिंग इनएक्सटेंसिबल है। तो v cos थीटा और u ये कैसे हो जाएंगे? इक्वल। तो v cos थीटा इक्वल टू u, तो v कितना आ गया? u अपॉन cos थीटा। ये काम आप इस स्ट्रिंग के लिए भी कर सकते हैं, इसके लिए भी कर सकते हैं। इसका भी इधर का कंपोनेंट देखेंगे तो v cos थीटा, और इसका u है तो इनको भी इक्वल रख करके v की वैल्यू u अपॉन cos थीटा आ जाएगी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि जब भी कभी इनएक्सटेंसिबल वाली सिचुएशन आती है ना, कांस्टेंट लेंथ वाली पोजीशन आती है, तो उसमें वेलोसिटी कंपोनेंट्स लेंथ के अलोंग निकाल करके हम इक्वल पुट कर देते हैं, उससे हमारा सारा काम हो जाता है ना। तो ये हमारे पास लेंथ कांस्टेंट करके ये काम कर लेते हैं। अब स्ट्रिंग पुली सिस्टम जो होता है ना, उसमें एक और काम से हम स्पीड्स का रेशियो निकाल सकते हैं, उसको बोलते हैं टेंशन ट्रिक। टेंशन ट्रिक क्या होती है वो अभी बताते हैं आपको, ये ड्रॉ कर लीजिए। अब इसमें क्या है कि हम टेंशन ट्रिक से स्ट्रिंग पुली सिस्टम को किस तरीके से सॉल्व करते हैं उसके बारे में बात कर रहा हूँ। पहले मैं बताऊंगा आपको टेंशन ट्रिक होती क्या है। कोई भी स्ट्रिंग पुली सिस्टम होता है, इसमें स्ट्रिंग्स के अंदर टेंशन आ जाते हैं। टेंशन का मतलब रीस्टोरिंग फोर्स होती है। एक सिंपल सा सिस्टम होता है जिसे हम बोलते हैं एटवुड मशीन। ये सिस्टम है जिसका नाम होता है एटवुड मशीन। इस एटवुड मशीन में पुली होती है, दो ब्लॉक्स होते हैं, है ना। अब मान लीजिए कि ए वाला जो है इसका मास m1 है, बी वाले का m2 है। तो अगर m1 ग्रेटर देन m2 है तो ए ब्लॉक नीचे की तरफ जाएगा, बी ब्लॉक ऊपर की तरफ आएगा। तो अब इसमें टेंशन्स लगते हैं, एक टेंशन यहाँ पे होगा, एक बी पे यहाँ पे होगा। अब इसमें हम ए ब्लॉक पे देखें तो जो टेंशन फोर्स है वो ऊपर की तरफ लग रही है और डिस्प्लेसमेंट नीचे की तरफ हो रहा है। तो ए ब्लॉक पे टेंशन फोर्स का वर्क पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा? वर्क होता है फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स ऊपर की तरफ लग रही है, डिस्प्लेसमेंट नीचे की तरफ है, तो एंगल 180 का हो गया। दैट मीन्स वर्क डन बाय टेंशन ऑन ब्लॉक ए इज नेगेटिव। अब बी ब्लॉक पे देखें तो टेंशन ऊपर लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट भी ऊपर आ रहा है, तो टेंशन का बी ब्लॉक पे वर्क कैसा हो गया? पॉजिटिव। तो हम लिखेंगे वर्क डन बाय टेंशन ऑन ए इज नेगेटिव and work done by tension on B is positive। अब जो वर्क है ए और बी पे वो इक्वल है,
क्योंकि जितना ए का डिस्प्लेसमेंट नीचे की तरफ हो रहा है उतना ही बी का डिस्प्लेसमेंट ऊपर की तरफ हो रहा है, तो टेंशन भी सेम लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट भी सेम हो रहे हैं, तो वर्क का जो मैग्नीट्यूड आएगा वो अलग अलग होगा या सेम होगा? सेम होगा। तो इसका मतलब जो नेट वर्क डन बाय टेंशन है वो कितना हो गया? नेट वर्क डन बाय टेंशन फोर्स इज इक्वल टू 0, है ना? ये हमारे पास कॉन्सेप्ट आ जाता है तो फिर हम इसे ये इक्वेशन लिखते हैं, समीशन टेंशन डॉट डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू 0। समीशन का मतलब इसमें सारे वर्ग निकालने पड़ेंगे, केवल ए पे वर्ग 0 नहीं है, केवल बी पे भी 0 नहीं है, पर ए और बी पे मिला के 0 है ना, इसलिए समीशन का साइन लगाया गया है। इस इक्वेशन को एक बार डिफ्रेंशिएट कर दें विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो टी तो कांस्टेंट है, ये हो जाता है डी एस बाई डी टी। डी एस बाई डी टी का मतलब क्या होता है? वेलोसिटी। तो टेंशन ट्रिक का दूसरा फॉर्म आ जाता है समेशन टी डॉट वी इक्वल टू 0। एक बार और डिफरेंशिएट कर दें तो क्या आ जाएगा? समेशन टी डॉट ए इक्वल टू 0। वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करेंगे तो एक्सेलरेशन आएगा। तो टेंशन ट्रिक के तीन फॉर्म होते हैं, समेशन टी डॉट एस इक्वल टू 0, समेशन टी डॉट वी इक्वल टू 0 और समेशन टी डॉट ए इक्वल टू 0। ये तीनों ही फॉर्म हम किसी भी स्ट्रिंग पुली सिस्टम में लगा सकते हैं। अब इससे हम अभी के जो केसेस बताए थे मैंने वो कैसे सॉल्व करेंगे वो बताता हूँ, पहले इसे नोट कर लीजिए। अब देखो बच्चों, जैसे अभी हमने ये केसेस स्टडी करे थे, ये वाला केस था, जैसे इसमें मैंने कहा कि बी ए बी बी का हमें रेशो निकालना है। तो यहाँ पे देखिए टेंशन इधर लग रहा होगा, इस पे टेंशन इधर लग रहा होगा, तो हम यहाँ पे टेंशन ट्रिक अप्लाई कर रहे हैं। तो इस केस में ए वाले ब्लॉक के लिए टेंशन और वेलोसिटी के बीच में कितना एंगल है? थीटा। तो इसके लिए डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो लिखेंगे टी इंटू बी ए कॉस थीटा, है ना? बी वाले ब्लॉक के लिए देखेंगे तो टेंशन और वेलोसिटी के बीच का एंगल 180 डिग्री है, तो इसके लिए लिखेंगे माइनस टी बी बी, और इनको किसके बराबर रख देंगे? तो टेंशन कॉमन आके 0 में चला गया, यानी कि बी ए कॉस थीटा इक्वल टू बी बी, या बी ए अपॉन बी बी सेक थीटा। सेम रिजल्ट आ गया हमारा टेंशन ट्रिक से। इस केस में हम देख लेते हैं, यहाँ पे टेंशन है, यहाँ पे टेंशन है, ये टी, ये टी। अब इसमें पी वाले पॉइंट के लिए देखेंगे तो टेंशन ट्रिक से आएगा माइनस टी यू, टेंशन ऊपर वेलोसिटी नीचे, एंगल 180। क्यू वाले पॉइंट पे लिखेंगे तो भी माइनस टी यू। ब्लॉक के लिए लिखेंगे तो इस टेंशन के साथ वेलोसिटी का एंगल थीटा बन रहा है और इस टेंशन के साथ भी थीटा बन रहा है, तो प्लस 2 टी बी कॉस थीटा, और ये सब किसके बराबर रख देंगे? 0। फिर से टी कॉमन आके 0 में चला गया, ये हो गया माइनस 2u प्लस 2b कॉस थीटा इक्वल टू 0। 2b 0 में चला गया, यानी कि b आ गया u अपॉन कॉस थीटा। तो जो हमारे पास टेंशन ट्रिक है उससे कोई भी स्ट्रिंग पुली सिस्टम होगा वो सक्सेसफुली सॉल्व हो जाता है। तो आगे से मैं सजेस्ट करूंगा कि आप स्ट्रिंग पुली सिस्टम को सॉल्व करने के लिए किसका इस्तेमाल करें? टेंशन ट्रिक का, जिससे कि एक्यूरेट आंसर आएगा, एरर के चांसेस भी बहुत कम होते हैं और जो सॉल्यूशन है वो भी क्विक हो जाएगा। क्लियर है? अब हम इसमें देखते हैं कि जैसे
ये हमारे पास सिचुएशन देखिए, दो ब्लॉक्स हैं ए और बी, स्ट्रिंग से कनेक्टेड हैं, पुलिस लगी हुई है, तो हमें बी ए बी बी रेशियो कितना है ये पता करना है। आप लोग सॉल्व करके बताइए। अब इसमें हम देखेंगे टेंशन, तो ये एक ही स्ट्रिंग है, सब जगह टेंशन सेम रह रहा, यहाँ पे एक टेंशन, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, और यहाँ पे और यहाँ पे। तो ए वाले ब्लॉक पे देखें तो कितने टेंशन लग रहे हैं, 3 या 2, 2। और बी वाले ब्लॉक पे तो टेंशन टेक लगा दिया हमने। ए वाले ब्लॉक के लिए तो प्लस का होगा, टेंशन राइट की तरफ है, वेलोसिटी भी राइट की तरफ है। बी वाले ब्लॉक के लिए -3t बी है। बी वाले ब्लॉक के लिए वेलोसिटी राइट की तरफ है, टेंशन लेफ्ट की तरफ लग रहा है, तो नेगेटिव साइन आ गया। और इसको किसके बराबर रख दिया, टी गया 0 में, यानी कि बी ए अपॉन बी बी इक्वल टू 3/। बहुत सिंपल है, नहीं डिफिकल्ट लग रहा है आशु, सिंपल है ना, गुड। फिजिक्स का सब्जेक्ट है ही बहुत सिंपल, सिंपलेस्ट सब्जेक्ट है, सही बता रहा हूँ, मतलब जो मन लगा करके पढ़े उसके लिए ये सब्जेक्ट सबसे सिंपल है। पर वो जो डर होता है ना मन का, वो चीज़ों को परेशान करता रहता है, दिमाग को परेशान करता रहता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू थ्रो आउट द फियर, डर, उसको दिमाग से निकाल के फेंकना पड़ता है, तब आप एकदम मतलब बढ़िया तरीके से काम कर पाते हैं। मैं जो बताता हूँ बस उसको आपको फॉलो करना है। द ओनली थिंग विच यू हैव टू डू इज टू फॉलो वॉट आई एम टेलिंग यू। जिसने फॉलो करा वो सिलेक्ट हुआ, ये 100% ट्रूथ है। फॉलो नहीं करेंगे तो दिक्कत में फंसेंगे। तो अभी आप लोग काफ़ी स्मार्ट हैं, जितना मैं देख रहा हूँ आप लोगों को पिछले हफ्ते भर से, आप सबके अंदर ठीक ठाक स्मार्टनेस है, दिमाग भी ठीक है। केवल अभी क्या है, थोड़ा फियर है, फियर ऑफ फिजिक्स, जो कि सब जगह व्याप्त है, वो निकालिए अपने मन से, है ना। जब वो अपने दिमाग से निकाल करके काम करेंगे तो आप ज़्यादा इंजॉय कर पाएंगे। आप ये सोच करके पढ़ें कि हम यहाँ फिजिक्स पढ़ने आए हैं, जो कि सबसे ब्यूटीफुल सब्जेक्ट है, जो कि इस यूनिवर्स को गवर्न कर रहा है। देखिए ये यूनिवर्स जो है वो कितनी चीज़ों से बना हुआ है, पूरा यूनिवर्स हमारा 4 चीज़ों से बना हुआ है। एक तो नेचुरल नॉन लिविंग थिंग्स है, हवा पानी मिट्टी पत्थर, दूसरा है प्लांट्स, तीसरे एनिमल्स, और चौथे हम लोग। इन्हीं 4 चीज़ों से सब कुछ बना हुआ है ना। अब इन 4 चीज़ों में कौन ऐसा है जो बाकी सबका इस्तेमाल करता है, हम लोग करते हैं। हम एनिमल्स का भी यूज़ करते हैं, हम प्लांट्स का भी यूज़ करते हैं, हम ये हवा पानी मिट्टी पत्थर का भी इस्तेमाल करते हैं। ये सब बना भी हमारे लिए हुआ है। तो वी आर द मोस्ट प्रीमियम ऑफ दिस यूनिवर्स, है ना। इसलिए सबसे पहली बात तो ये कि हमें फुल ऑफ कॉन्फिडेंस के साथ रहना चाहिए, क्योंकि हम राजा हैं यहाँ के, है ना। अब हमें राजा होने के साथ साथ कुछ जिम्मेदारियाँ भी मिलती हैं कि हम इन सब चीज़ों की केयर करें। तो इन सब चीज़ों की केयर करने के लिए हमें इनके बारे में नॉलेज चाहिए। जब हम किसी के बारे में नॉलेज होंगी तभी उसकी केयर कर पाएंगे, है ना। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, पढ़ाई करते हैं। पढ़ाई में आप जैसे बॉटनी पढ़ रहे हैं तो प्लांट्स के बारे में पढ़ रहे हैं, जॉलजी पढ़ रहे हैं तो एनिमल्स के बारे में पढ़ रहे हैं, ह्यूमन बींग्स के बारे में पढ़ रहे हैं। और ये जो फिजिक्स का सब्जेक्ट है और केमिस्ट्री का सब्जेक्ट, उसमें आप नेचुरल नॉन लिविंग थिंग्स के बारे में पढ़ते हैं। तो ये जो दिन रात हो रहे हैं ये कैसे हो रहे हैं, है ना, गर्मी सर्दी कैसे होती है, रेडिएशन जो आते हैं वो जो है उनकी इंटेंसिटी कितनी होती है, तो ये सारी चीज़ें तो आपको किस में पढ़ाई जाएंगी, फिजिक्स में। तो ये सबसे इंटरेस्टिंग हो जाता है, क्योंकि हम लोग डेली लाइफ में जो चीज़ें देख रहे हैं ये सब यहाँ पे एक्सप्लेन होती है। ये पंखा क्यों स्विच खोलने पर क्यों घूमने लगता है, फिजिक्स में पढ़ते हैं। ये एयर कंडीशनर कूलिंग कैसी कर रहा है, फिजिक्स में पढ़ते हैं। ये रिवर्स प्रोसेस हो रहा है ये एसी में, ठंडी जगह से हीट गर्म जगह में जा रही है। नॉर्मली हीट का फ्लो किधर से किधर होता है, हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर, पर ये रिवर्स प्रोसेस हो गया, लो से हाई की तरफ हीट का फ्लो कराया जा रहा है। तो ये तभी पॉसिबल होता है इलेक्ट्रिसिटी इसको सप्लाई करो, जैसे रेफ्रिजरेटर में होता है, अंदर का मामला ठंडा रखा जाता है और अंदर से बाहर में हीट का फ्लो हो जाता है। तो ये सारी जो कहानियां हैं ये आपको किस सब्जेक्ट में पढ़ने को मिलेंगी, तो इट इज़ द मोस्ट इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट ऑफ दिस यूनिवर्स। तो उसको मन लगा करके पढ़िए, बोझे की तरह ना पढ़े,
ना किसी डर के साथ, तो फिर आप देखिए कि यू विल एक्सेल इन दिस सब्जेक्ट। आपको इजी भी लगने लगेगा और आप अच्छा परफॉर्म भी करने लगोगे अगर आप इस सब्जेक्ट को कैसे करूँ मन लगा के, बिना डरे। तो ये बहुत सिंपल है, बट उसकी और सिंपल बनाने की ट्रिक्स मैंने बना रखी है। आई एम हेयर फॉर यू। मैंने क्या कर रखा है, ट्रिक्स, है ना, कि ये क्वेश्चन सॉल्व करना ऐसे हो जाएगा ढाई से। केवल मैं जो ट्रिक्स बताता हूँ उसको क्या करो, फॉलो, उनको लगाओ और सारे क्वेश्चन आपके फटाफट सॉल्व होते रहेंगे। तो ये हमने बात कर ली है इंस्टेंटेनियस स्पीड एंड वेलोसिटी की। तो इंस्टेंटेनियस स्पीड एंड वेलोसिटी के लिए हमें बहुत सिंपल क्वेश्चन होते हैं, वो तो डिफरेंशिएशन से आते हैं, और ये थोड़े से ट्रिकी क्वेश्चन होते हैं, इसमें हम लोग कौन सी ट्रिक लगा लेते हैं, टेंशन ट्रिक लगा लेते हैं। या फिर रॉड वॉड के केस होते हैं तो उसमें वही काम करते हैं, दोनों एंड्स की वेलोसिटी कंपोनेंट लेंथ के अलोंग निकाल के इक्वल रख देते हैं। अब हम तीसरी फंडामेंटल क्वांटिटी स्टडी करेंगे, एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन इज rate of change of velocity। जिस रेट से वेलोसिटी चेंज होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सेलरेशन। अगर हम कहते हैं कि v1 है वेलोसिटी एट टाइम t1, v2 है वेलोसिटी एट टाइम t2, तो चेंज इन वेलोसिटी कितना हुआ, v2 माइनस v1, इसे हम बोल देते हैं डेल्टा v। टाइम इंटरवल कितना हुआ, T2 माइनस T1, इसे हम बोल देते हैं डेल्टा टी। तो एक्सेलरेशन हो जाता है डेल्टा बी अपॉन डेल्टा टी, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। ये हमारा एवरेज एक्सेलरेशन है। अगर हम इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन निकालते हैं तो ये हो जाता है डी बी अपॉन डी टी। वेलोसिटी को एक बार डिफरेंशिएट कर दीजिए तो आपको इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन मिल जाता है। जैसे पोजीशन को एक बार डिफरेंशिएट करते हैं तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी आती है, ऐसी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को एक बार डिफरेंशिएट करने पर इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन आ जाता है। एक्सेलरेशन कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी। डायरेक्शन इसका किस तरफ को होता है, डायरेक्शन इज अलोंग चेंज इन वेलोसिटी। जो डायरेक्शन चेंज इन वेलोसिटी का होता है वही डायरेक्शन एक्सेलरेशन का। वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के डायरेक्शन सेम नहीं होते। वेलोसिटी में चेंज का डायरेक्शन और एक्सेलरेशन का डायरेक्शन सेम होता है, क्योंकि एक्सेलरेशन वेलोसिटी अपॉन टाइम थोड़ी ना होता है, क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। इसका ऐसा यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो जो चेंज इन वेलोसिटी का डायरेक्शन आएगा वही डायरेक्शन एक्सेलरेशन का भी आ जाता है। हो गया। अब देखिए जैसे मैंने लिखा, if the acceleration of a body is non-zero, then velocity of body must change। स्टेटमेंट लिखा मैंने कि if the acceleration of a body is non-zero then velocity of the body must change। ये बात ट्रू है या फॉल्स, 100% ट्रू। एक्सेलरेशन अगर नॉन जीरो होगा तो वेलोसिटी तो बदलेगी ही बदलेगी।
फिर मैं लिखा इफ द एक्सेलरेशन ऑफ अ बॉडी इज नॉन जीरो देन speed of body may or may not change. अगला स्टेटमेंट लिखा इफ द एक्सेलरेशन ऑफ अ बॉडी इज नॉन जीरो देन स्पीड ऑफ द बॉडी मे और मे नॉट चेंज. ट्रू और फॉल्स? 100% ट्रू. स्पीड आपकी चेंज हो ये कंपलसरी नहीं है एक्सेलरेटेड मोशन में. एग्जाम्पल होता है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन. यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में एक्सेलरेशन होता है क्योंकि वेलोसिटी बदलती है, पर स्पीड नहीं बदलती है क्योंकि वो जो एक्सेलरेशन होता है वो वेलोसिटी के परपेंडिकुलर होता है, तो उसका कंपोनेंट वेलोसिटी के अलोंग आता नहीं है, जिसकी वजह से स्पीड नहीं बदलती है. तो ये स्टेटमेंट भी कैसा हो गया? 100% ट्रू. इट इज पॉसिबल टू हैव a situation in which dv by dt modulus is non-zero but d by dt of modulus of b equal to 0. ये एक स्टेटमेंट लिखा मैंने. It is possible to have a situation in which dv by dt modulus is non-zero but d by dt of modulus of b equal to 0. इस स्टेटमेंट का मतलब क्या है? ये जब लिखते हैं dv by dt modulus तो ये हमारा एक्सेलरेशन हो गया. तो एक्सेलरेशन नॉन जीरो है, ये बात यहाँ से आ रही है. ये बात जो लिखी जा रही है ये रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड है. वेलोसिटी का मॉडुलस निकाला हमने. वेलोसिटी का मॉडुलस निकालेंगे तो ये मॉड ऑफ बी हमें क्या देगा बच्चे लोग? स्पीड. तो अगर हम कहते हैं कि रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड जीरो है तो स्पीड कांस्टेंट हो गई. तो इस स्टेटमेंट का बेसिक मतलब वही है कि अगर एक्सेलरेशन नॉन जीरो है तो स्पीड कांस्टेंट रह सकती है. ये स्टेटमेंट भी कैसा हो गया? 100%. इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तो एक्सेलरेटेड मोशन में स्पीड बदले ये कंपलसरी नहीं होता, वेलोसिटी बदले ये कंपलसरी होता है. वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं रह सकती है एक्सेलरेटेड मोशन में, पर स्पीड कांस्टेंट रह सकती है. डायरेक्शन कांस्टेंट रह सकता है कि नहीं? एक्सेलरेटेड मोशन में डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी रह सकता है कांस्टेंट. जैसे आपने कहा एक बॉल को आपने किसी हाइट से ड्रॉप कर दिया तो जब बॉडी डिसेंड कर रही है तो उसकी वेलोसिटी का डायरेक्शन बदल रहा है या स्पीड बदल रही है? तो उसमें डायरेक्शन नहीं बदलता. एक्सेलरेशन मतलब होता है कि वेलोसिटी को बदलेगा. अब वेलोसिटी में तो स्पीड भी आती है, डायरेक्शन भी आता है, तो जरूरी थोड़ी ना है कि एक्सेलरेशन दोनों को बदले. हो सकता है कि केवल किसको बदल रहा हो? डायरेक्शन को, स्पीड को ना बदल रहा हो. ऐसा किस मोशन में होता है? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में. अरे भाई ध्यान से सुनिए, एक्सेलरेशन हो रहा है तो उसका ये मतलब नहीं होता कि स्पीड भी बदले डायरेक्शन भी बदले. अब जैसे हमने कहा कि केवल हमारा एक्सेलरेशन जो है वो डायरेक्शन को बदल रहा है, स्पीड को नहीं बदल रहा है. पॉसिबल है. कौन से मोशन में होता है? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन. ऐसा भी पॉसिबल है कि स्पीड को बदल रहा हो, डायरेक्शन को ना बदल रहा हो. इसका एग्जाम्पल है फ्रीली फॉलिंग बॉडी. कोई भी फ्रीली फॉलिंग बॉडी है तो उसका डायरेक्शन तो नीचे की तरफ ही रहता है वेलोसिटी का, पर उसकी स्पीड बढ़ती जाती है. So acceleration means that it will change the velocity. A velocity will change either if direction changes or if speed changes or both changes. ऐसा भी हो सकता है दोनों बदल रहे हों. जैसे कि हमने कहा कि हमने एक फुटबॉल है उसको किसी एंगल पे किक कर दिया तो वो मोशन प्रोजेक्टाइल मोशन होता है. तो प्रोजेक्टाइल मोशन में वेलोसिटी का डायरेक्शन भी बदलता है और स्पीड भी बदलती है. किसी बॉडी को आप किसी एंगल पे प्रोजेक्ट कर दो, जैसे आपने यहां से फुटबॉल को किक कर दिया है ना, तो ये स्ट्रेट लाइन मोशन होगा या पैराबोलिक पाथ? तो अब इसकी स्पीड जैसे मैंने यहाँ पे कहा, मैंने यू स्पीड से देखा है, यहाँ पे पहुंचेगा तो इसकी स्पीड बी हो जाती है. तो बी यू से कम होगा
क्योंकि ऊपर जाने पे स्पीड कम होती है, और डायरेक्शन भी बदल गया, पहले इस तरफ को डायरेक्शन था, अब इस तरफ को डायरेक्शन है। तो इस मोशन में एक्सेलरेशन हो रहा है, और एक्सेलरेशन दोनों को बदल रहा है, डायरेक्शन को भी बदल रहा है और स्पीड को भी बदल रहा है। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में एक्सेलरेशन केवल किससे बदलता है? डायरेक्शन को, स्पीड को नहीं बदलता, है ना। फ्रीली फॉलिंग बॉडी के केस में केवल किसको बदलता है? स्पीड को, डायरेक्शन को नहीं बदलता। तो एक्सेलरेशन डज नॉट मीन दैट इट इज कंपल्सरी दैट बोथ स्पीड एंड डायरेक्शन विल चेंज, आइदर स्पीड में चेंज और डायरेक्शन में चेंज, और बोथ में चेंज, है ना। इन एन एक्सेलरेटेड मोशन it is not compulsory that both speed and direction change. Is it clear to you? In accelerated motion, it is not compulsory that both speed and direction of velocity change, है ना। In accelerated motion, it is not compulsory that both speed and direction of velocity change. तो एक्सेलरेशन जो है ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है ना। ये एक्सेलरेशन में ये सारी कहानी जो बताई आपको, यही सबसे इंटरेस्टिंग है कि भैया एक्सेलरेशन हो रहा है फिर भी स्पीड कांस्टेंट रह सकती है, एक्सेलरेशन हो रहा है फिर भी डायरेक्शन कांस्टेंट रह सकता है कि नहीं। तो ये हमने जो फंडामेंटल्स हैं इसके मोशन इन 1D के, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, स्पीड एंड वेलोसिटी, और अब हमने किसकी बात कर ली? एक्सेलरेशन। तो ये फंडामेंटल्स की सारी बात यहाँ पे कंप्लीट हो जाती है। इसके बाद फिर हम बात करेंगे ग्राफ की। कल मैं आपको बताऊंगा पोजीशन टाइम ग्राफ, पोजीशन टाइम ग्राफ और उसके यूजेस क्या होते हैं।